हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन कुमार स्वामी। वेलकम आपका मेरे चैनल के ऊपर एक बार फिर से एक और नए चैप्टर और नए टॉपिक के साथ। जैसे कि आपको पता है, अपन ने पहला और सेकंड जो चैप्टर है, पहले वाले जो सेक्शन के अंदर पहला द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर अपन ने क्या कर लिया है, बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया, अच्छी तरह से समझ के। आज अपन जो दूसरे सेक्शन का पहला चैप्टर है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड यानी भूमंडलीकरण, विश्व का बनना, वो चैप्टर अपन आज वाले क्लास के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें जो मेन क्वेश्चन है, आपको पता है ज्यादा सेक्शन आएंगे नहीं, इसमें जो छोटा सा जो सेक्शन आएगा जो 1.3 तक है, वो अपन क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं अच्छी तरह से। तो आज की क्लास में जो अपन मेन टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें अपन ये पढ़ेंगे कि भाई ये ग्लोबलाइजेशन वाला जो प्रोसेस है कब से चला आ रहा है, किसके थ्रू चल रहा था। फिर सिल्क रूट्स के माध्यम से भी इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर फूड के माध्यम से भी इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एक एक पॉइंट अच्छी तरह से डीपली अपन इसको एनालाइज करके पढ़ेंगे, ताकि अपने को सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आए। तो इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए, क्योंकि नया चैप्टर है, स्टार्ट से शुरू कर रहा हूं, तो सारी चीजों को गौर से देखना आपके लिए जरूरी भी है। चैप्टर छोटा है, क्वेश्चन बढ़िया आएंगे, छोटे चैप्टर के अंदर आपको बढ़िया नंबर मिल जाएंगे, इसीलिए इसको देखना और भी क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो चलिए बिना कोई देरी किए आज का चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया, आज का जो हमारा चैप्टर है वो द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। और इसमें जो अपन पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, यानी आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, इससे पहले भी एक दुनिया हुआ करती थी, वहां पर किस किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन वाला प्रोसेस हुआ करता था, वो अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ है, व्हेन वी टॉक ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो वी ऑफन रेफर टू इकोनॉमिक सिस्टम। तो हम किसकी बात करते हैं, जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसकी बात करते हैं, और उसके साथ साथ किसकी बात करते हैं, उसमें जो चेंज आया है, ठीक है, किसमें, इकोनॉमिक सिस्टम में जो चेंज आया है, किसके दौरान, पिछले 50 वर्षों के दौरान जो इसमें क्या आया है, चेंज आया है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या करेंगे, ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत पढ़ने की कोशिश करेंगे, यानी वैश्वीकरण जिसको कहा जाता है, ठीक है। किसको करते हैं अपन, उस इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं जो पिछले 50 या 60 सालों के दौरान उसमें जो बदलाव आया है, ठीक है। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री। जैसे मैं कह रहा हूं कि आज हम जिस विश्व के अंदर रह रहे हैं, उसका एक बढ़ने का एक पूरा क्या रहा है, प्रोसेस रहा है, अलग अलग माध्यमों से अलग अलग क्षेत्र या जो देश है इस दुनिया से क्या हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं। तो वो चीज लिखी हुई है कि द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री, एक लंबा इतिहास रहा है, किसके थ्रू हुआ, जैसे मैंने कहा ट्रेड, माइग्रेशन, कई लोग जो है काम की तलाश में इधर उधर गए, कहीं पर मूवमेंट हुआ किसका, कैपिटल का, यानी पूंजी निवेश की गई अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जाके। तो यही कह रहा है कि जो ग्लोबल वर्ल्ड है उसकी जो बढ़ने की प्रक्रिया, उसका एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें ट्रेड आ गया, माइग्रेशन, प्रवास जिसको बोलते हैं, बहुत सारे लोग थे जो अपने क्षेत्रों में जो रहते थे, काम नहीं मिलता था तो काम की तलाश में इधर उधर जाते थे। इसके अलावा अलग अलग जगह जाकर वो क्या करते थे, कैपिटल इन्वेस्ट करते थे, ठीक है। ऑल थ्रू हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटीज हैव बिकम स्टेडली मोर इंटरलिंक्ड। तो क्या कह रहा है, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जो मानव समाज है वो धीरे धीरे एक दूसरे से क्या होता चला गया, लिंक होता चला गया, यानी कनेक्ट होता चला गया। यानी जो अपन बात कर रहे हैं आज, जो पूरा विश्व एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो ऐसे धीरे धीरे क्या होता चला गया, लिंक्ड होता चला गया इनके माध्यम से। जैसे मैंने लिखा हुआ है, ये देखो, फ्रॉम एंशियंट टाइम, यानी प्राचीन समय से ही जो ट्रेवलर्स थे, ट्रेडर्स थे, प्रीस्ट थे, पिलग्रिम जो थे, वो दूर दूर क्या करते थे, यात्राएं करते थे, किसके लिए, कोई नॉलेज प्राप्त करने के लिए, कोई अवसरों की तलाश में, कोई अपनी आध्यात्मिक पूर्ति के लिए, और कई जो होते थे, जो मुसीबतें होती थी जिस क्षेत्र में वो रहते थे, उनसे बचने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। दोबारा देखिए, एंशियंट टाइम से ही ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स, ट्रेवलर ये दूर दूर क्या करते थे, लंबी लंबी यात्राएं करते थे ना, ट्रेवल करते थे, किस लिए, नॉलेज प्राप्त करने के लिए, अवसरों की तलाश में, अपनी आध्यात्मिक पूर्ति के लिए, और मुसीबतों से बचने के लिए भी, ठीक है। तो जब ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे तो ये अपने साथ वस्तुएं लेके जाते थे, पैसा लेके जाते थे, मूल्य,
कौशल, विचार, नए नए आविष्कार और तो और अपने साथ जर्म्स और डिजीज भी लेके जाते थे। तो हम बात क्या कर रहे हैं कि जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो इनके माध्यम से वो वाला पार्ट क्या होता था, दूसरे पार्ट से क्या होता था, कनेक्ट होता था। किनके माध्यम से, जो अपन बात कर रहे हैं, ट्रेवलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, प्रिस्ट हैं, पिलग्रिम्स है ना, ये सब दूर दूर की क्या करते थे, यात्राएं करते थे। कोई व्यापार करने के लिए, कोई अपनी आध्यात्मिक पूर्ति के लिए, कोई काम की तलाश में, ठीक है, कोई व्यापार के लिए। तो इस तरह से वो एक पार्ट से जब दूसरे पार्ट में जाते थे तो उनको उनके कल्चर के बारे में पता चलता था। जो वहां जाते थे उनको उनके कल्चर के बारे में, भाषाओं के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में, हर चीज के बारे में क्या होता था, पता चलता था, जिससे वो एक दूसरे से क्या होते थे, कनेक्ट होते थे। ठीक है, जैसे मैंने और भी लिखा है, देखिए अगर अपन 3000 बीसी के अर्ली टाइम की बात करें, जैसे क्या होता था, एक्टिव कोस्टल ट्रेड होता था। आपको पता है कि पहले के समय में ज्यादातर जो ना, जो तटीय क्षेत्र होते थे वहां पर ज्यादातर क्या होता था, ट्रेड होता था। अपन बात कर रहे हैं कि ये ट्रेड जो है, कोस्टल ट्रेड, किसको किससे लिंक करता था, ध्यान देना, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कहां पर हुआ था, भारत के अंदर हुआ था। तो क्या कह रहा है, ये जो कोस्टल ट्रेड जो है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो है ना, किससे कनेक्ट करता था, जो वर्तमान में वेस्ट एशिया वाला जो पार्ट है, यानी पश्चिमी एशिया वाला जो पार्ट है, उससे क्या करता था, कनेक्ट करता था। किसके द्वारा कनेक्ट है ये, जो कोस्टल ट्रेड होता था ना, तटीय क्षेत्रों से जो व्यापार होता था, उस व्यापार के माध्यम से इंडस वैली सिविलाइजेशन वेस्ट एशिया से क्या था, कनेक्ट था, प्रेजेंट में जो वेस्ट एशिया वाला पार्ट है। और एक एग्जांपल देखिए, अगर हम मोर देन ए मिलेनिया यानी हजारों साल पहले की बात करें, तो जो काउडीज थी, जिनको सी सेल कहा जाता है अंग्रेजी के अंदर, जो काउडीज थी उनको एज ए करेंसी काम में लिया जाता था। कहां पर, मालदीव्स में। ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत बार आया है। मालदीव्स के अंदर काउडीज जो होती थी, जिनको सी सेल भी कहा जाता है, उसको एज ए करेंसी क्या किया जाता था, काम में लिया जाता था। फिर बाद में धीरे धीरे यही जो है ना, चाइना और अफ्रीका के अंदर भी पहुंचे और वहां पर भी इसको एज ए क्या किया गया, करेंसी काम में लिया गया। किसको, काउडीज को, जिसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, सी सेल कहते हैं। और देखिए डिजीज, जैसे मैंने कहा डिजीज कैरिंग जर्म्स, अपन बात कर रहे थे कि जर्म्स और डिजीज के थ्रू भी ये प्रोसेस हुआ, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड वाला। तो 7th सेंचुरी के अंदर यानी 7वीं सदी के अंदर इस तरह के बहुत सारे ट्रेसेस मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ भाई, जर्म्स और डिजीज के थ्रू भी क्या होता था, ये वाला प्रोसेस हुआ। जब लोग यात्रा करके या व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उनके साथ वो जर्म्स और डिजीज भी जाती थी, जिस वजह से वहां के लोग उससे क्या होते थे, प्रभावित होते थे। तो डिजीज और जर्म्स के थ्रू भी वाली चीज हुई। कौन सी सेंचुरी की बात हो रही है, 7th सेंचुरी की बात हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन अपना इधर वाला हो गया कि किस तरह से ट्रेवलर्स, पिलग्रिम्स, ट्रेडर्स, ठीक है ना, ये एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, पलायन करते थे। किन चीजों के लिए, नॉलेज प्राप्त करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए और मुसीबतों से बचने के लिए। जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो अपने साथ क्या क्या लेके जाते थे, गुड्स, मनी, वैल्यू, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशन, इवन जर्म्स और डिजीज भी। फिर अपन ने एग्जाम्पल पढ़ा कि लगभग 3000 बीसी के करीब कोस्टल ट्रेड होता था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को वेस्ट एशिया से जोड़ता था। फिर जो मालदीव्स के अंदर जिन काउडी जो है, करेंसी जिनको काम में लिया था मोर देन ए मिलेनियन ईयर पहले, उसको फिर चाइना और अफ्रीका के अंदर भी एज ए करेंसी काम में लिया गया। 7th सेंचुरी के अंदर किसके ट्रेसेस मिले हैं, डिजीज और जर्म्स के भी ट्रेसेस मिले हैं, जिसके द्वारा ये मेकिंग हुई किसकी, ग्लोबल वर्ल्ड की, ग्लोबलाइजेशन वाले प्रोसेस की। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, वो अपन उनके ऊपर आ गए। ये तो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन थे आपके मोस्टली। अब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान लेना आप ये कौन सा, सिल्क रूट वाला, इसको ध्यान से देखना। तो क्या कह रहा है, द सिल्क रूट्स आर ए गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो सिल्क रूट है, ये एक अच्छा उदाहरण है। जो पहले क्या होता था, प्री मॉडर्न टाइम के अंदर जो ट्रेड होता था, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते थे, जो कल्चरल लिंक, यानी जो कल्चरली एक दूसरे से क्या होते थे, लिंक्ड होते थे पार्ट, उसका एक अच्छा खासा उदाहरण है क्या, सिल्क रूट। यानी सिल्क रूट्स के माध्यम से बहुत सारी चीजें, जैसे कल्चरल एक्टिविटीज, ट्रेड, बहुत सारी चीजें होती थी, जिसके माध्यम से ये सीधी सी बात है, एशिया और यूरोप वाला पार्ट है अधिकतर क्या हुआ,
कनेक्ट हुआ। तो चलिए पढ़ लेते हैं, ध्यान देना इस चीज के ऊपर। सिल्क रूट्स पॉइंट टू द इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज अलोंग द रूट। अब इसका नाम किस लिए पड़ा, क्योंकि इस मार्ग के द्वारा जो चीन के अंदर जो सिल्क का प्रदूषण यानी उत्पादन होता था, रेशम वाला जो कपड़ा है उससे बनी हुई वस्तुएं जो थी वो इसी मार्ग के द्वारा यूरोप जाती थी। जैसे आप प्रिंट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो प्रिंटेड मटेरियल था, ठीक है, जैसे 1295 के अंदर जो मार्को पोलो आया था वो इसी मार्ग के द्वारा क्या आया था, यहाँ पर आया था और फिर यहाँ पर प्रिंट वाली टेक्नोलॉजी को क्या करके गया था, सीख कर गया था। आगे पढ़ेंगे अपन प्रिंट वाले चैप्टर के अंदर, लेकिन मेन क्या था, यहाँ सिल्क से बना हुआ सामान इसी मार्ग के द्वारा कहां जाता था, यूरोप जाता था। तो ये चीज बता रहा है कि ये वाले जो सिल्क रूट जो थे वो क्या करते थे, जोड़ते थे, ठीक है, एशिया के अलग अलग रीजन को, यानी वास्ट रीजन ऑफ एशिया के जो अलग अलग रीजन थे उनको भी जोड़ते थे। इसके अलावा एशिया को कौन से पार्ट से जोड़ते थे, यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका वाले पार्ट से भी ये सिल्क रूट क्या करते थे, जोड़ते थे। किसको जोड़ते थे, एशिया को। ध्यान देना, क्योंकि आप अगर ध्यान नहीं दोगे टॉपिक के ऊपर तो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा, जिस वजह से फिर आपको मार्क्स का क्या हो सकता है, बोर्ड एग्जाम में लॉस हो सकता है। इसीलिए जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप अच्छी तरह से समझें ताकि आपको सारी चीजें ढंग से समझ में आए। मैंने क्या कहा कि जो ये सिल्क रूट था, जो बहुत बड़ा क्षेत्र था एशिया का, उसको भी आपस में कनेक्ट करता था, साथ ही साथ एशिया को यूरोप और नॉर्दर्न जो अफ्रीका वाला पार्ट था उससे भी क्या करता था, लिंक करता था। कौन सा रूट, सिल्क रूट। इसके अलावा क्या बताया जा रहा है कि इसका अस्तित्व कब से कब तक था, तो बिफोर द क्रिश्चियन एरा, ठीक है, क्रिश्चियन एरा से लेके और 15 सेंचुरी तक जो सिल्क रूट्स हैं उनका क्या माना जाता है, एग्जिस्टेंस माना जाता है। और कई संख्या में, सैकड़ों की संख्या में क्या थे, इस तरह के सिल्क रूट्स थे जिनका क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। दोबारा बता रहा हूं, कब तक एग्जिस्टेड थे, बिफोर द क्रिश्चियन एरा से लेके और 15 सेंचुरी तक इनका क्या माना जाता है, अस्तित्व माना जाता है। किनका, सिल्क रूट्स का। अब देखिए यहां से क्या किया जाता था, जैसे अपन ने पढ़ा कि सिल्क से बना हुआ सामान तो जाता ही था चाइना से, उसके अलावा जो पोट्री थी, मिट्टी से बने हुए जो बर्तन थे वो भी इसी मार्ग से यूरोप जाते थे। इसके अलावा टेक्सटाइल यानी जो कपड़े हो गए और जो स्पाइसेस हो गए, मसाले जो हो गए, ये कहां से जाते थे, भारत से जाते थे। कौन से रूट के द्वारा, सिल्क रूट के द्वारा। कहां पर, यूरोप के अंदर। इसके बदले में, ठीक है, जो चाइना के लोग थे और जो हमारे देश के लोग थे, जो इनको पोट्री या चाइनीज कार्गोज हमारे देश में टेक्सटाइल और स्पाइसेस देते थे, बदले में इनको क्या मिलते थे, प्रीशियस मेटल यानी मूल्यवान धातु दिए जाते थे उन वस्तुओं के बदले, जैसे कि गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि एशिया से तो सिल्क से बना हुआ कार्गोज, उसके अलावा चाइनीज पोट्री, उसके अलावा टेक्सटाइल, उसके अलावा स्पाइसेस कहां जाते थे, यूरोप। और उसके बदले में यूरोप से यहां पर क्या आते थे, प्रीशियस मेटल आते थे, क्या, गोल्ड और सिल्वर। और क्या हुआ, इसी मार्ग के द्वारा जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, यानी जो ईसाई धर्म के अंतर्गत जो भिक्षु थे, वो ईसाई धर्म का प्रसार करने के लिए एशिया में आए थे। कौन से मार्ग के द्वारा, सिल्क रूट के द्वारा। इसके अलावा जो मुस्लिम पर्चर्स यानी मुस्लिम धर्म के जो उपदेशक थे, जो मुस्लिम धर्म का प्रचार करने वाले थे, वो भी इसी मार्ग के द्वारा एशिया में आए थे। इसके अलावा जो बौद्ध धर्म है, जिसका विकास यानी जिसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ, भारत के ईस्ट वाले पार्ट के अंदर हुआ, यानी भारत के अंदर ईस्टर्न पार्ट के अंदर इसका क्या हुआ, इमरजेंस हुआ। किसका, बौद्ध धर्म का। तो ये बौद्ध धर्म का भी जो प्रसार हुआ, जो अलग अलग क्षेत्रों में फैला, वो कौन से मार्ग के द्वारा फैला, सिल्क रूट्स के द्वारा ही फैला था। तो ये था अपना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा, सिल्क रूट्स वाला, जिसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि एक इंपॉर्टेंट जो था, क्या था, पार्ट था कल्चरल लिंक के लिए, ट्रेड के लिए। कब है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। इसका नाम सिल्क रूट क्यों पड़ा, क्योंकि चाइना से सिल्क कार्गोज इस मार्ग के द्वारा जाते थे। इसके अलावा ये एशिया के अलग अलग रीजन को एक दूसरे से लिंक करता था। इसके अलावा एशिया को यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका से लिंक करता था। इसके अलावा इसका अस्तित्व कब से लेकर कब तक था, तो क्रिश्चियन एरा से पहले से लेकर और 15 सेंचुरी के तक क्या क्या चीजें यहाँ से जाती थी, तो चाइनीज पोट्री हो गया, इंडिया से इंडियन टेक्सटाइल और स्पाइसेस। इसके बदले में यूरोप से क्या आता था, प्रीशियस मेटल मिलता था, इसके बदले में जैसे गोल्ड और
सिल्वर। इसी मार्ग के द्वारा क्रिश्चियन मिशनरीज अपने देश में आए थे, यानी सॉरी एशिया में आए थे या अपने देश में भी आए थे ईसाई धर्म का प्रसार करने के लिए। मुस्लिम पर्चर्स भी और बौद्ध धर्म का भी जो है ना प्रसार इसी मार्ग के द्वारा हुआ। कौन से मार्ग के द्वारा? सिल्क रूट के द्वारा। एक और जो टॉपिक अपना हुआ फूड ट्रेवल्स, यानी जरूरी नहीं है कि इसी तरह से है, यानी ट्रेड और कल्चर के थ्रू हो रहा है, लेकिन फूड भी उसका एक क्या था? इंपॉर्टेंट पार्ट था। जो डिस्टेंट पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे थे ना उसका। इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? स्पेगेटी और पोटैटो के बारे में पढ़ने वाले हैं। और स्पेगेटी और पोटैटो में भी सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पेगेटी के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो चीज आज यूरोप के अंदर स्पेगेटी कहलाती है वही चीज चाइना के अंदर क्या कहलाती है? नूडल्स। यानी जो चीज चाइना के अंदर नूडल्स कहला रही है वही चीज यूरोप में जाकर क्या बन गई? स्पेगेटी बन गई। यानी फूड जो है वो कहां से? अब नूडल्स वहां क्या है? स्पेगेटी। तो ये कहां से गया? चाइना से गया। नूडल्स ने किसका रूप ले लिया? स्पेगेटी का रूप ले लिया। इसी तरह से अगर हम पास्ता की बात करें तो हमेशा इटली का नाम आता है कि इटली का ओरिजिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। पास्ता को इंट्रोड्यूस किया था 5th सेंचुरी के अंदर। अपन ने पढ़ा था पहले चैप्टर के अंदर टू सिसिलीज वाला जो आइलैंड था इटली के अंदर, वहां पर जो अरब ट्रेडर्स थे उन्होंने 5th सेंचुरी के अंदर पास्ता को क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि पास्ता को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय किनको जाता है? अरब ट्रेडर्स को जाता है। कहां पर? जो सिसिलीज नाम का जो आइलैंड था, कहां पर है? इटली के अंदर। कौन सी सेंचुरी के अंदर? 5th सेंचुरी के अंतर्गत। आई बात समझ में? एक और देखिए फूड का एग्जाम्पल है। आज से 5 सेंचुरीज पहले, यानी 500 सदियों पहले, अगर मान लो क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली अगर अमेरिका को डिस्कवर नहीं करता तो आज अपन जो इन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, मजे से पोटैटो खाते हैं, सोया है, ग्राउंडनट जिसको मूंगफली बोल देते हैं, मक्का है, टमाटर है, मिर्च है, इसके अलावा शकरकंद है, इन चीजों का अपने को पता ही नहीं होता ना अपन इनका क्या कर पाते? प्रयोग कर पाते। वो तो एक्सीडेंटली क्या हुआ? क्रिस्टोफर कोलंबस जो है डिस्कवर करता करता कहां पहुंच गया? अमेरिका नाम की जगह पर पहुंच गया। जहां जाकर उसने देखा कि इन फसलों की क्या हो रही है? खेती हो रही है। और फिर बाद में उसने इन चीजों को यहाँ पर बताया। किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। आई बात समझ में? कितने साल पहले? आज से 500 साल पहले। किन चीजों के बारे में? पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट्स, मेज, टोमेटो, चिल्ली, स्वीट पोटैटोज। किन्होंने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। कब? आज से 5 सेंचुरीज पहले। और वो भी एक्सीडेंटली उसने किसकी खोज करी? अमेरिकाज की। अब अमेरिकाज जो है, अमेरिका नहीं है, ध्यान रखना, अमेरिकाज। अब अमेरिकाज किस किस से मिलकर बना है? एक तो आपका नॉर्दर्न अमेरिका, एक साउदर्न अमेरिका और जो कैरेबियन आइलैंड है, ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अमेरिकाज का निर्माण करते हैं। ध्यान रखना मैंने यहाँ पर अमेरिका नहीं लिखा है, अमेरिकाज लिखा है। अमेरिकाज मतलब नॉर्दर्न अमेरिका, साउदर्न अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड। आ गई बात समझ में? तो ये हो गया क्रिस्टोफर कोलंबस के आधार पर एक एग्जाम्पल, फूड के आधार पर, फूड ट्रेवल के आधार पे। अब क्या कह रहा है? समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंट बिटवीन लाइफ एंड डेथ। क्या कह रहा है? कई बार जब भी कोई नई क्रॉप्स किसी क्षेत्र के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती थी तो क्या करती थी? डिफरेंट करती थी। किसका? यानी मेक द डिफरेंट बिटवीन, किसके बीच में डिफरेंट मेक करती थी? लाइफ और डेथ, यानी जीवन और मरण का निर्धारण करती थी जब कोई नई क्रॉप किसी रीजन के अंदर क्या की जाती थी? इंट्रोड्यूस की जाती थी। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा हम्बल पोटैटो का, पढ़ेंगे अपन दोनों, ये आइलैंड की बात हो चाहे यूरोप की बात हो, हम पोटैटो का हम्बल पोटैटो क्यों कह रहे हैं? कि पोटैटो एक ऐसी चीज थी जिसको आराम से उपलब्ध हो जाता था और सब कोई उसका क्या कर सकते थे? प्रयोग कर सकते थे, इसीलिए नाम है हम्बल पोटैटो। तो यूरोप के अंदर जब इसको इंट्रोड्यूस किया तो लोगों के भोजन के अंदर एक बहुत ही विशिष्ट जो है ना आइटम और ऐड हो गया, जिससे उनको पहले की तुलना में और ज्यादा न्यूट्रिशन यानी पोषण मिलने लग गया, जिस वजह से उनका जो लाइफ टाइम है, जो लाइफ स्पैन है, वो क्या होने लग गया? बढ़ने लग गया। यानी उनकी उम्र में क्या होने लग गई? वृद्धि होने लग गई। जो अपन बात कर रहे हैं लाइफ और डेथ के बीच का क्या करता था? निर्धारण करता था जब नई क्रॉप क्या की जाती थी? इंट्रोड्यूस की जाती थी। ध्यान रखना इसके ऊपर, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये तो किसके लिए एग्जाम्पल आ गया? लाइफ के लिए, कि आपने यूरोप में जब पोटैटो को क्या किया? इंट्रोड्यूस किया तो उनको न्यूट्रिशंस मिलने लगे, फूड के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण आइटम ऐड हो गया और उनकी लाइफ क्या होने लग गई? बढ़ने लग गई। ऐसा उदाहरण है आयरलैंड के अंदर, यह उदाहरण है डेथ को लेकर।
कि आइलैंड के अंदर जो पुअर पिजेंट्स थे वो इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे पोटैटो के ऊपर कि पोटैटो नहीं मिल रहा है तो उसके अलावा उनको कुछ खाना ही क्या नहीं था, पसंद नहीं था। जैसे अगर अपन बात करें 1840s के अंदर यानी 1840 के अंदर क्या हुआ, आइलैंड के अंदर है ना एक बीमारी की वजह से सारी आलू की फसल क्या हो गई, खराब हो गई। पोटैटो की जो क्रॉप थी वो एकदम से क्या हो गई, डेस्ट्रॉय हो गई। तो ये लोग जो थे आइलैंड के जो पुअर पीजेंट्स थे वो इतने ज्यादा डिपेंडेंट थे इसके ऊपर कि भूखे मर जाएंगे, लेकिन वो मतलब आलू चाहिए हमें भोजन के अंदर, दूसरी चीजों का हम सेवन नहीं करेंगे। तो स्टारवेशन की वजह से ना 100,000 जो पीपल जो थे यानी जो पुअर पीजेंट्स थे स्टारवेशन की वजह से क्या हो गए, मर गए। यानी केवल पोटैटो चाहिए खाने के अंदर और कुछ चीजें हमें नहीं चाहिए, जिस वजह से वो भूखमरी की वजह से 100,000 लोगों की क्या हो गई, मौत हो गई। तो ये किसके आधार पर एग्जांपल है, डेथ के आधार पर कि यहाँ पर जब पोटैटो वाली फसल इंट्रोड्यूस की गई आयरलैंड के अंदर तो यहाँ पर पुअर पीजेंट्स जो है इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए कि वो उनकी मौत का भी क्या बन गई, कारण बन गई। तो ये एक और टॉपिक हो गया अपना कि भाई जब पोटैटो जो अपन ने हेडिंग में पढ़ा था स्पैगेटी और पोटैटो वाला दोनों आ गया, ठीक है। इसमें अपन ने किसके बारे में पढ़ा, स्पैगेटी के बारे में भी पढ़ा, फिर अपन ने पास्ता के बारे में पढ़ा, समझ में आ गई बात। फिर क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अमेरिका को डिस्कवर किया तो पोटैटो, टोमेटो, सोया, मेज, स्वीट पोटैटो, चिल्लीज इनको उसने डिस्कवर किया ताकि फिर उसके जाने की वजह से एशिया के अंदर, यूरोप के अंदर लोगों को इन फसलों के बारे में या इन चीजों के बारे में पता चला और तभी हमने इनको क्या किया, प्रयोग करना शुरू किया। एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, जो इनके नेचुरल जो इनहेबिटेंट थे यहाँ के अमेरिकास के, जिनको अमेरिकन इंडियंस कहा जाता है, ध्यान रखना है सवाल बहुत बार आता है। तो अमेरिकन इंडियंस की देन है हमें ये सारी की सारी फसलें जो मैंने बताया, पोटैटो, टोमेटो, चिल्ली, मेज, सोया, स्वीट पोटैटो, समझ में आ गई बात। और ये अपने मेन क्वेश्चन थे इसके अंतर्गत। मेन आपको सिल्क रूट भी याद रखना और ये फूड वाला भी ध्यान रखना बढ़िया तरीके से, ठीक है, कि किस तरह से नूडल्स चाइना से जाके यूरोप में स्पेगेटी बन गया, किस तरह से अरब ट्रेडर्स थे उन्होंने 5th सेंचुरी के अंदर पास्ता को इंट्रोड्यूस किया, कहां पर, सिसिलीज नाम के आइलैंड के ऊपर, कहां पर, इटली के अंदर। इसके अलावा आज से 5 सेंचुरीज पहले किस तरह से एक्सीडेंटली क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को क्या किया, डिस्कवर किया, वहां पर कौन कौन सी क्रॉप्स उन्होंने देखी, ठीक है। फिर जब नई क्रॉप इंट्रोड्यूस की जाती थी तो लाइफ और डेथ का निर्धारण करती थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिसमें सिल्क रूट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव अपन ने शुरू में पढ़े कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन वाला प्रोसेस है, जो इतिहास है प्री मॉडर्न वर्ल्ड के अंतर्गत, वो धीरे धीरे एक दूसरे से पूरा वर्ल्ड क्या हुआ, लिंक हुआ। किस तरह से ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, डिस्कवरी करने वाले पिलग्रिम्स जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, अपने साथ गुड्स लेके जा रहे हैं, अपना कल्चर लेके जा रहे हैं, अपने थॉट्स लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से वर्ल्ड जो एक दूसरे से क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है। तो ये था अपना एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। चैप्टर के आधार पर मैंने बताया आपको चैप्टर कौन सा था, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में पढ़ा, सिल्क रूट के बारे में अपन ने पढ़ा, फूड ट्रेवल वाला टॉपिक पढ़ा। एक टॉपिक और बच गया अपना, वो अपन अगली क्लास में लेंगे, छोटा सा टॉपिक है, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो ये थी अपनी आज की क्लास जिसमें मैंने आपको हर चीज बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की है। छोटा चैप्टर है, बड़े नंबर का है, तो आप अच्छी तरह से वीडियो को देखें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। मेहनत कर रहा हूं, उस मेहनत का फल भी मिलना चाहिए। लिमिटेड रिसोर्सेज, आपको पता है जैसे कई बार बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि भाई बोर्ड के ऊपर दिखाई नहीं देता है, ये सारी चीजें। अब जैसे धीरे धीरे ग्रोथ करूंगा वैसे वैसे इन चीजों में भी इंप्रूवमेंट होगा। बोर्ड के आधार पर, लाइटिंग के आधार पर भी और भी मैं मतलब इक्विपमेंट लाने की कोशिश करूंगा। तो आशा करता हूं कि आप वीडियो अच्छी तरह से देखेंगे, मेरे को सपोर्ट करेंगे, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। तो मेहनत को मतलब कि अप्रिशिएट करें, बढ़िया तरीके से वीडियो देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।